गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट केबीएसटी के पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ई लेक्चर की सीरीज़ में आज का मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के ओरिजिन के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में। उसमें हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ कहाँ से है और उसका मीनिंग हमने देखा। उस मीनिंग में हमने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको दो फॉर्म में डिफाइन किया गया है, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म की हम बात करते हैं तो वहाँ स्टैटिस्टिकल डेटा की बात की जाती है, और सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात की जाती है। इसी के आगे हम चलते हुए आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के कार्य एवं महत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं, कहाँ कहाँ सांख्यिकी यूज़ में आती है। तो सबसे पहले बात आती है विस्तार का आभास। अगर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ में कितना डिफरेंस आया है, कितना विस्तार हुआ है, अगर उसकी बात तो स्टैटिस्टिकल डेटा ही काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हम जनरल कहते हैं कि 1981 से 1991 में इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ी है, तो इससे वहाँ की इस विस्तार का हमें आभास नहीं होगा, वहाँ कितना चेंजेज हुआ है इसका हमें पता नहीं चलेगा, और जो प्रॉब्लम है उसका नहीं पता चलेगा कितनी बड़ी हमारे लिए ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का बढ़ना। अगर हम उनको डेटा देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 1981 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 68.33 करोड़ थी और 1991 में बढ़ के 84.63 करोड़ हो गई है, तो इससे इस प्रॉब्लम का काफ़ी आभास हो जाएगा कि विद इन 10 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। और साथ ही अगर हम उसमें और भी डिटेल में जाके और भी ये कह देते हैं कि हम अगर औसत रूप से देखते हैं 1981 से 1991 के बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 163 लैक्स व्यक्ति प्रति वर्ष बढ़ी है, तो इससे इस समस्या की और भी गंभीरता का हमें पता चलता है। इससे नेक्स्ट चलते हैं तो आता है तथ्यों की तुलना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो यूज आते हैं कोई भी हमारे जो तथ्यों की तुलना करने में और उनका आपस में संबंध स्थापित करने में भी काम में लिए जाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं प्रोवाइड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द फैक्ट। तो जो भी सांख्यिकी का जो प्रमुख कार्य है वो तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना भी होता है। अब तुलना करने के लिए जैसे में सेंट्रल ट्रेंड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इंडेक्स नंबर, सूचकांक, कोफिशिएंट, गुणांक, इनका यूज़ किया जाता है जिससे विभिन्न तथ्यों का आपस में तुलना की जा सकती है और उनका एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन भी निकाला जा सकता है, जिससे जो भी अगर हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम देखें कि 2009-2010 में अगर किसी का प्रोडक्शन देखते हैं तो हमें एक ईयर के प्रोडक्शन का अगर हमें पता चलता है कि मान लीजिए 2009-2010 में अगर हम चावल का प्रोडक्शन देखते हैं तो 110 मिलियन हुआ है, तो ये केवल एक तथ्य हमारे लिए व्यर्थ है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें जो पिछले इसके लास्ट ईयर्स के जो भी डेटाज हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है। इससे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। अगर स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करता है, कोई इंटरप्रिटेशन निकालता है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी तर्क शक्ति बढ़ती है और उससे प्रत्येक समस्या के प्रति उसका उचित दृष्टिकोण बनता है और वो समस्या का समाधान निकाल सकता है। अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन में लगा हुआ है तो उसे बहुत समझदारी और अपनी तर्क शक्ति का यूज़ करना पड़ता है। इससे उसकी तर्क शक्ति, उसके व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है पूर्वानुमान लगाना। तो जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो केवल वर्तमान समस्याओं का ही सॉल्यूशन नहीं निकालती है, वो पूर्वानुमान लगाने में भी काम सहायक होती है। तो सांख्यिकी विधियों के द्वारा हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग भी होती सांख्यिकी विधियाँ। तो सांख्यिकी विधियों के द्वारा घटनाओं में होने वाले भावी परिवर्तनों का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो वर्तमान हमारे पास जो भी फैक्ट हैं, वर्तमान जो भी तथ्य हैं, उनके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। और पूर्वानुमान लगाने के लिए एक्सट्रापोलेशन, बाह्यगणन जिसको कहा जाता है, इंटरपोलेशन, अंतर्गणन जिसको कहा जाता है, फोरकास्टिंग और रिग्रेशन, प्रतिगमन, इन सभी विधियों का यूज़ किया जाता है। पूर्वानुमान लगा के ही जो भी गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बना रही है, उन योजनाओं का क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के लिए पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसी के बाद में भी कोई भी योजनाएं
बनाई जाती हैं। इसमें भी सांख्यिकी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नीति निर्धारित करना। तो अगर कोई भी नीति निर्धारित की जाती है इसमें भी सांख्यिकी का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं सांख्यिकी इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। तो सांख्यिकी के आधार पर अनेक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारी जो नीति पॉलिसी है, इंपोर्ट कितना करना है, एक्सपोर्ट कितना करना है, टैक्स पॉलिसी है, और भी हमारे जो भी पॉलिसियाँ उनका निर्धारण किया जाता है। वो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा हैं उनका एनालिसिस करके उसके बेस पे ही किया जाता है कि इस पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हमें कितना इंपोर्ट करना होगा, किसी भी प्रोडक्ट का कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब जो भी हमारे पास डेटा होंगे और जो डेटा कलेक्ट करे जाएंगे उनके एनालिसिस के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तो जो भी नीतियाँ बनती हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे ही बनती हैं। नेक्स्ट आता है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। तो जो भी डेटाज अगर हम किसी को कलेक्ट करके देते हैं कि साधारण व्यक्ति को, तो उसको वो डेटा समझ में नहीं आएंगे, तो उनको समझने के लिए सरल बनाने में भी सांख्यिकी विधियों का यूज़ किया जाता है। जैसे जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा हैं उनका हम प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर दें ताकि सामान्य व्यक्ति भी उनको देख के समझ सके। उनको टेबुलेशन के थ्रू, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और भी उनका डायग्राम वगैरह बना के इस तरीके से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ताकि सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ सके। तो इसे बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इस सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। सांख्यिकी रीतियों से तथ्यों को सरल व सुबोध बनाकर ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे वे समझने में आसान हो। नेक्स्ट आता है हमारा वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। तो वैज्ञानिक जो भी नियम बनते हैं उनकी सत्यता की जांच स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे की जा सकती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा, कोई भी अगर हमारा रूल आता है, कोई भी नियम आता है, तो उसमें बाद में और भी मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। ये सब मॉडिफिकेशन किस बेस पे होते हैं? जो भी स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं उनके बेस पे ये मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, और जो भी कोई नियम बना हुआ है उसकी सत्यता की जांच की जाती है कि वो जो भी रूल है, जो भी वैज्ञानिक नियम है, वो इस सिनेरियो में खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा, उसमें क्या चेंजेज होने चाहिए। ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे ही करे जाते हैं। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं सांख्यिकी के महत्व के बारे में कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो सांख्यिकी के महत्व में हमने बताया है कि इसका शासन प्रबंध में महत्व है, आर्थिक नियोजन में महत्व है, व्यवसाय वाणिज्य में भी महत्व है, अर्थशास्त्र में महत्व है। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं आगे। सबसे पहले आता है शासन प्रबंध में महत्व। जो सांख्यिकी है उसको शासन प्रबंध में उसका काफ़ी महत्व है। ये हमें इसी बात से पता चलता है कि जब हम सांख्यिकी का ओरिजिन देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हमने देखा था, तो हमने देखा था कि इसको राजाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जब सांख्यिकी का उद्भव हुआ कहाँ से था कि जब प्राचीन काल में राज्यों के द्वारा, जो भी राज्य थे उनके द्वारा स्टेट्स का यूज़ करके ही राज्य संबंधी समस्याओं को सुलझाया जाता था। इसी वजह से इसको राजाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। तो शासन को ठीक प्रकार से चलाने में सांख्यिकी का प्रयोग तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, और वहीं से इसका ओरिजिन भी हुआ है। तो वर्तमान समय में भी सुरक्षा राज्य, पुलिस स्टेट के स्थान पर कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना से भी जो भी समंक हैं उनकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। स्टैटिस्टिकल डेटा की इनकी इसमें उपयोगिता बढ़ गई है। समंकों को इस कारण से शासन प्रबंध के नेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रबंध है, उसमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो भी समंक हैं उनको शासन प्रबंध के नेत्र, आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा गया। किन्हीं विद्वानों के द्वारा इसको आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा गया है। तो जो भी संबंधित समंक हैं उनकी सहायता से क्या करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में उचित नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उपाय अपनाए जाते हैं ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जो भी नीतियां बनी हैं वो कितनी खरी उतरी हैं अपने पर्पज से, और उसमें क्या कमियां रह रही हैं, वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे पता चलता है। तो जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता है, जो भी नीतियाँ बन रही हैं, नीतियों का हम देख रहे हैं कि कितनी उपयोगी हैं या नहीं हैं, उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, ये सब जो भी करना है वो स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे ही किया जाता है, और इसी के बेस पे हम वेलफेयर स्टेट की भी स्थापना कर सकती हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा शासन प्रबंध में महत्व। नेक्स्ट आता है हमारा आर्थिक नियोजन में महत्व। आर्थिक नियोजन में महत्व की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी स्टैटिस्टिकल डेटा का काफ़ी
यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस इन प्लानिंग की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक योजना, जो भी आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है, वो उस देश में उपलब्ध जो भी प्राकृतिक मानवीय संसाधन हैं, जो भी नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और वहाँ की जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे, जो भी हमारे पास डेटाज होंगे, उनके बिना हम किसी भी आर्थिक योजना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें आर्थिक कोई योजना का निर्माण करना है तो हमें इस तरीके के डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके बेस पे ही उन आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो सांख्यिकीय सामग्री के बिना, सांख्यिकीय सामग्री की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे स्टैटिस्टिकल डेटाज आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, उनका किस तरीके से प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब आ जाता है। तो सांख्यिकीय सामग्री के बिना आर्थिक योजना का निर्माण असंभव है, क्योंकि समग्र निम्न कार्यों में सहायक होते हैं। तो मैंने भी बताया कि जो भी आर्थिक योजनाएं बनाई जाएंगी उनमें सांख्यिकी सामग्रियों के बिना उनका निर्माण किया जाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक ठाक जानकारी में जो भी समंक हैं वही यूज़ में आते हैं। अगर हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितने प्राकृतिक मानवीय साधन उपलब्ध हैं, पूंजी के कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, इस सब के लिए हमें स्टेटिस्टिकल डेटा ही कलेक्ट करने पड़ेंगे। और देश की अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की जानकारी में भी देश की अल्पकाल में कितनी क्या हमारी आवश्यकताएं रहने वाली हैं, दीर्घकाल में क्या आवश्यकताएं रहने वाली हैं, ये सब भी हमारे जो भी स्टैटिस्टिकल सामग्री हैं, स्टैटिस्टिकल डेटाज हैं, उन्हीं से हमें पता चलेगा। आवश्यकताओं एवं समस्याओं की प्राथमिकता निश्चित करने में भी स्टैटिस्टिक्स के काम में आती है। तो इन सब की वजह से ही ये सब पता लगाने के बाद ही किसी भी आर्थिक योजना का निर्माण किया जाता है। तो ये हमें क्लियर पता चल रहा है कि अगर कोई आर्थिक योजना का निर्माण करना है तो हमें स्टैटिस्टिकल सामग्री, स्टैटिस्टिकल योजनाओं, स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सब का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, कैपिटल कितनी है, नेशनल इनकम क्या है, हमारी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या हमारी नीड रहने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रायोरिटी फिक्स करने में, इन सब में स्टैटिस्टिकल डेटा ही काम में आते हैं। आर्थिक योजना के निर्माण में ही नहीं स्टैटिस्टिकल डेटा काम में नहीं आते हैं, बल्कि आर्थिक योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने में भी समंकों का यूज़ किया जाता है। उससे ही हमें पता लगेगा कि अगर कोई योजना बनाई है, उस योजना बनाने से पहले क्या स्थिति थी और बाद की क्या स्थिति रही है। तो वो डेटा कलेक्ट करके, उनका एनालिसिस करके, कंपेयर करके ही ये इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा कि ये कितना सक्सेस रही है। तो हमने देखा कि आर्थिक नियोजन में जैसे कंपैरिजन करने में भी स्टैटिस्टिकल डेटा काम में आते हैं। प्रोडक्टिविटी का पता लगाने के लिए भी, कितनी उत्पादकता है किसी भी योजना की, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये पता लगाने के लिए, उसकी प्रगति पता लगाने के लिए, प्रायोरिटीज़ फिक्स करने के लिए और परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करने के लिए भी जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल समंक है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, उनका यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम व्यवसाय एवं वाणिज्य में महत्व। स्टैटिस्टिकल डेटा की व्यवसाय और वाणिज्य में भी काफ़ी महत्व है। और ये महत्व कैसे है? इम्पोर्टेंस इन बिजनेस एंड कॉमर्स। महत्व कैसे है? सारा बिजनेस, सारा वाणिज्य, बिजनेस जो हमारा है वो टिका होता है हमारी डिमांड के ऊपर, मांग के ऊपर। और मांग का हम पूर्वानुमान ही लगा सकते हैं। और पूर्वानुमान किस बेस पे लगाया जाएगा? डेटा कलेक्ट करे जाएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में, कितने लोग उस प्रोडक्ट को चाह रहे हैं, किस तरीके से चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ क्या उसमें प्रोडक्ट में पसंद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें वस्तु की मांग का अनुमान लगाने में सहायक होता है। मांग पर डिपेंड करता है। अगर मांग से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो उसको लॉस हो सकता है, और मांग से अगर कम प्रोडक्शन हुआ है तो उसको जो प्रॉफिट हो सकता था उससे कम प्रॉफिट होगा। तो व्यवसाय और वाणिज्य में महत्व की बात करते हैं, सबसे पहले आता है वस्तु की मांग का अनुमान लगाने में ही सहायक होता है। एक है मांग के साथ ही कच्चे माल के क्रय, निर्मित माल के विक्रय, यातायात, श्रम मूल्य तथा विज्ञापन नीतियों का निर्धारण करने में भी समंक द्वारा ही संभव होते हैं। क्योंकि सब चीज़ों के डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बेस पे ही आगे की चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कच्चे माल का हमें जो रॉ मटेरियल हम परचेज़ करने वाले हैं वो कितना परचेज़ करना है, और जो हम सेल हमारी कितनी होगी
वो डेटा से हम पता लगा सकते हैं, डेटा का एनालिसिस करके ही कितनी हमारी सेल होने वाली है, और अब ट्रांसपोर्टेशन पे कितना हमारा खर्च आने वाला है, लेबर हमें कितनी चाहिए, लेबर पर कितना हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, और मूल्य उसकी रेट क्या निर्धारित की जाए। हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट बनने के बाद में उसकी प्राइस क्या डिसाइड की जाए, ये प्राइस डिपेंड करेगी जो भी हमारे खर्चे हुए हैं वो, और साथ ही डिमांड कितनी है मार्केट में उसके जैसा ही प्रोडक्ट कितने और प्रोडक्ट हैं, उन सब चीज़ों पे उसके लिए सारे डेटाज, अलग अलग तरह के डेटाज कलेक्ट करने पड़ेंगे, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। साथ ही विज्ञापन नीतियों का निर्धारण करने में भी समंकों का यूज़ किया जाता है। और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और सट्टा करने वाले व दलालों हेतु भावी मूल्यों के पूर्वानुमान में भी सहायक होता है। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, वो लोग भी, उसमें भी क्या होता है कि जो उनके पास डेटा होते हैं उनके बेस पे उनको एनालिसिस करके वो पूर्वानुमान लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, और उसके बेस पे ही सट्टा लगाया जाता है। तो सट्टा लगाने में भी ये सहायक होते हैं। तो हम देखते हैं व्यवसाय और वाणिज्य की अगर उसमें महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन में जो सांख्यिकी विधियां हैं उनका प्रयोग करके हम जो भी मांग होने वाली है, संभावित मांग जो डिमांड होने वाली है, उसके बेस पे उनका प्रोडक्शन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। विक्रय की हम बात करते हैं तो माल के विक्रय संबंधित किन किन वस्तुओं के कितनी सेल्स हो सकती है, और वास्तव में कितना विक्रय हुआ है, उसका बाजार में कितना विक्रय होने वाला है, इन सब चीज़ों के लिए हमें सारे डेटाज का कलेक्शन और हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ता है। साथ में मैनेजमेंट में होता है कि हम न्यूनतम लागत पर अच्छी किस्म का उत्पादन करके कैसे लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए जो भी उत्पादन नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण, बजट नियंत्रण, लागत नियंत्रण, कर्मचारी प्रबंध, इन संबंधी जो भी सांख्यिकी रीतियाँ हैं हमारी, उनको यूज़ किया जाता है। बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान में भी जो भी समंक हैं उनका यूज़ करते हुए ही बिजनेस फोरकास्ट में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। सही पूर्वानुमान लगाने के लिए काफ़ी व्यावसायिक रीतियों का यूज़ किया जाता है। मार्केट सर्वे की हम बात करते हैं कि वस्तु का उत्पादन करने से पहले हमें उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी, उसको किस तरह की क्वालिटी होगी, उसका डिज़ाइन कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, इन सब का निर्धारण करने के लिए भी हमें मार्केट सर्वे करने पड़ते हैं। और मार्केट सर्वे जब करोगे तो आप डेटा कलेक्ट करके लाओगे, तो उन डेटाज को स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू एनालिसिस करके ये हम निर्धारित कर सकते हैं। तो व्यवसाय और वाणिज्य में भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में महत्व अगर अर्थशास्त्र में हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं से संबंधित विभिन्न नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण व पुष्टिकरण समूहों द्वारा ही संभव है। तो जो विभिन्न अर्थशास्त्र विभिन्न शाखाएं हैं उससे संबंधित जो भी नियम हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत आए हैं, उनका एनालिसिस करने के लिए, उनका पुष्टिकरण करने के लिए समूह काम में लिए जाते हैं कि वो कितने ठीक हैं। उपभोग समूहों से व्यक्तियों के जीवन स्तर, मांग की लोच आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अगर कंजम्पशन डेटा की हम बात करते हैं, जो कंजम्पशन डेटा है वो व्यक्तियों के जीवन स्तर की और मांग की लोच की आदि का पता लगाने के लिए कंजम्पशन डेटा का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन समंक की बात करते हैं, उत्पादन समंकों से क्या पता चलता है, हमें राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा पता चलती है, उसमें होने वाले परिवर्तन, उनके कारणों की जानकारी होती है। तो अर्थशास्त्र में इसका प्रोडक्शन समंक नेक्स्ट आता है। विनिमय समंक, जिनको एक्सचेंज डेटा भी बोल सकते हैं। तो एक्सचेंज डेटा में भी राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा, उसमें एक्सचेंज डेटा में देश की व्यापारिक उन्नति, निर्यात, आयात आदि की जानकारी प्राप्त होती है। वितरण समंकों से, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बोला जा सकता है, वितरण समंकों से राष्ट्रीय लाभांश में उत्पादन के विभिन्न साधनों के भाग और विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट आता है राजस्व समंकों से देश की आय, व्यय, ऋण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाएं जैसे कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है और पब्लिक फाइनेंस है, राजस्व समंक है। इन सब से हमें इसके जो भी अर्थशास्त्र हैं उनकी जो भी नियम हैं, सिद्धांतों को विश्लेषण व पुष्टिकरण में स्टैटिस्टिकल डेटा ही काम में आते हैं। लास्ट आता है हमारा सांख्यिकी सार्वभौमिक उपयोगिता, जो विभिन्न विद्वानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीवन शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान आदि में अनुसंधान के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त
किया जाता है। जो इसको बोल सकते हैं हम यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो विभिन्न विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, जीव शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान आदि में भी अगर कोई रिसर्च करनी है उसके लिए भी आपको डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा का काम में स्टैटिस्टिकल डेटा को काम में लिया जाता है। तो इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता से सिद्ध होती है कि स्टैटिस्टिकल डेटा केवल केवल एक स्ट्रीम में ही नहीं बल्कि हर विज्ञान में हर जगह काम में आते हैं। तो इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता ये सिद्ध करता है। ये सरकारी नीतियों को निर्धारित करने, सरकारी निर्णयों के समर्थन में भी सांख्यिकी डेटा ही काम में आते हैं कि ये कितना यूज़फुल रहने वाली हैं। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिकों प्रबंधकों द्वारा भी सांख्यिकी डेटा ही काम में लिए जाते हैं। प्रतियोगी मंडल द्वारा अपनी वस्तुओं की किस्म उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए जो भी कॉम्पिटिटर हैं, प्रतियोगिता मंडल हैं, वो अपनी अपनी वस्तुओं की किस्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए भी क्या करेंगे, वो डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी से बताएंगे कि ये देखिए इस प्रोडक्ट की हमारी इतनी डिमांड रही है और इतना ये प्रोडक्ट मार्केट में हमारा पसंद किया जा रहा है। तो ये सिद्ध करने के लिए भी वो डेटा को काम में लेंगे। ग्राहकों पर समाचार पत्रों व टीवी के माध्यम से विज्ञापन का प्रभाव डालने में, अब जैसे समाचार पत्रों टीवी में जो भी विज्ञापन आते हैं उसमें ये बताते हैं कि सर्वे में पता चला है कि ये प्रोडक्ट 80% लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट करके और उनका एनालिसिस करके ही वो विज्ञापन में ये चीज़ें बताते हैं, तो वो उसका प्रभाव भी पड़ता है। अतः ये हम एक कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है, क्योंकि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स हर जगह अपना इम्पोर्टेंस रखती है, अपना महत्व रखती है और हर जगह वो काम में आती है। चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का हो, व्यवसाय का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह हो, आर्थिक नियोजन की हम बात करें, अगर पॉलिसी निर्धारण की बात करें, हम जिसकी भी बात करते हैं, और भी हम जीव शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, किसी की भी हम बात करते हैं, जहाँ भी हमें कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई रिसर्च करनी है, तो वहाँ पे हमें सांख्यिकी डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, उनका प्रेजेंटेशन, उनका एनालिसिस, उनका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है और उसके बेस पे ही चीज़ें पता चलती हैं, उसके बेस पे ही डिसीजन लिए जाते हैं और साथ ही आगे के पूर्वानुमान भी लगाए जाते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।